स्वागत है हमारा पैसा हमारा हिसाब में। आइए देखते हैं इस दौरान जनता के पैसे का इस्तेमाल किस तरह किया गया। केंद्र सरकार कुछ सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण करने के लिए तैयार है। इसी संसद सत्र में बैंकिंग कानून में बदलाव किया जाएगा, जिसके कारण बैंकों के निजीकरण का रास्ता और आसान हो जाएगा। माननीय सभापति जी, संसद में नए कानून पारित होने के बाद निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दो बैंक के पहले ही दौर में नीलाम हो जाने की अफवाह है। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक देश की कुल बैंकिंग व्यवस्था के 65% को नियंत्रित करते हैं। इनमें से कुछ बैंकों का निजीकरण करने का सरकार का निर्णय 3 मान्यताओं पर आधारित है। डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए तेजी से बढ़ रहे हैं, बैंकों में भारी मात्रा में पूंजी डालने की जरूरत है और सरकार अब इसे नहीं दे सकती, और अंत में व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। इन बैंकों द्वारा संचालित व्यवसाय की मात्रा इन तर्कों के पीछे छुप गई है। हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 2/3 हिस्सा नियंत्रित करते हैं। व्यवसाय में बड़ा हिस्सा होने का अर्थ डूबे हुए कर्जों का बड़ा हिस्सा होना भी है। और कौन है इनके पीछे के डिफॉल्टर? वही निजी क्षेत्र जिसे इन बैंकों को सौंपने की तैयारी हो रही है। विजय माल्या की कहानी इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि कैसे सरकार द्वारा नियंत्रित बैंक पर्याप्त कोलैटरल के बिना बड़ी राशि को कर्ज के रूप में देते हैं। कई बड़े डूबे कर्ज की कहानियां बैंकों द्वारा राजनीतिक दबाव के आगे झुकते हुए कर्ज देने के साथ शुरू हुई। सरकार में शामिल नेता और निदेशक मंडल इस अपराध में बराबर के भागीदार हैं और उनके कुकर्मों के चलते बैंक सरकारी हाथों से जा रहे हैं। बैंकों में भारी मात्रा में पूंजी डालना, जिसे सरकार बैंकिंग व्यवसाय से खुद को बाहर करने के लिए उचित ठहराती है, वो भी डूबे कर्ज की वजह से ही है। Non-performing asset is there in both public as well as private banks. Only thing, the private banks had been careful that they were lending only for short-term loans. Their loans are restricted to mostly retail lending, like consumer loan, housing loan, car loan, two-wheeler loan. Whereas the public sector banks, they have to give mudra loan, they have to give loans for MSMEs, and they are also forced to give huge corporate loans. सरकार बड़ी चतुराई से इन वर्षों में प्रमुख शेयर धारक के रूप में प्राप्त लाभांश भुगतान को कम आंकती है। बैंकों ने किए गए निवेश का कई गुना सरकार को वापस किया है। Why do we need capital? We don't require capital at all. 2016 February, Parliament Standing Committee on Finance gave a report. In that report, they had clearly given certain recommendations on how this NPA can be brought down and what is the root cause of the NPA. But after 5 years, the government has not taken any steps to implement that recommendations. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे थे, लेकिन 2020-21 उनकी वापसी का साल रहा। उन्होंने 17,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया। इंडियन ओवरसीज बैंक उन 2 बैंकों में से है जिनके निजीकरण की अफवाह उड़ी है। ये बैंक आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से हाल ही में बाहर आया है। दूसरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी रिकवरी की राह पर है, लेकिन योजना सिर्फ 2 बैंकों के निजीकरण की नहीं है। केंद्र सरकार कानूनों में इस तरह से संशोधन कर रही है कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का निजीकरण किया जा सके। और क्या होता है जब सरकार अपनी उपस्थिति सीमित कर देती है? आम आदमी की कर्ज संबंधी जरूरतें प्रभावित होती हैं। यह पहले ही शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने 25,000 से कम का कर्ज लिया है, वह कुल कर्ज की राशि का 19.4% है, जो 30 साल पहले 94.4% थे। सरकार की नीतियों ने छोटे क्रेडिट से बड़े क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। कर्मचारियों की संख्या में की गई कटौती और ग्रामीण शाखाओं को सीमित करने से पहले से ही प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को साहूकारों या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जो उनके लिए एक समान ही है। और बैंकों के निजीकरण होने से क्या बैंकों का मुनाफा बढ़ जाएगा? यदि वे विफल होते हैं तो क्या सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, सेंचुरियन बैंक और येस बैंक में वित्तीय संकट बहुत पुरानी बात नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को हस्तक्षेप करना पड़ा था। उन्हें बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे।
नए भारत में आज यह मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण है। सरकार खुश है कि भारत की जीडीपी 20.1% बढ़ी है, लेकिन ये डेटा इस वित्तीय वर्ष की सिर्फ पहली तिमाही से लिया गया है, जो अब तक सर्वाधिक है। हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के कारण जितना ठहरी थी, उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डिफेंस में थी, तब हम रिफॉर्म्स कर रहे थे। 20.1% की वृद्धि का नैरेटिव पिछले वर्ष की तुलना में लिया गया है, जब भारत महामारी के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन में चला गया था। अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में थी। महामारी से एक साल पहले के प्रतिशत के बारे में क्या, इससे असली तस्वीर सामने आती है। हमारी जीडीपी महामारी वर्ष के पहले तिमाही में उससे पहले वर्ष की तुलना में 24.4% तेजी से नीचे चली गई और फिर अगले वर्ष में इसमें 20.1% का इजाफा हुआ। तो असल में यह विकास दर में एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि पहले की स्थिति बनाए रखने की जद्दोजहद है। यह भी याद रखें कि हम कोविड से पहले सिर्फ 3 से 4% तक बढ़ रहे थे। वी शेप रिकवरी सिर्फ आंकड़ों का खेल है। It's basically if GDP happens to be 100 crore rupees and if it falls by 25%, then it would become 75 crore rupees. Okay. Now, after that, if there is 25% growth, instead of minus 25%, if there is positive 25% growth, then GDP does not come back to 100. It would be lower than 100. To reach to 100 again, we need 33.3% growth, not 25% growth. So that's because of the low base effect. सच्चाई जानने के लिए महामारी से पहले के समय से तुलना करनी चाहिए। ये सच को सामने लाता है। निजी खपत का स्तर 11.9% कम है। स्थिर पूंजी निर्माण 17.1%। विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ाव में 4.2% की गिरावट हुई है। सिर्फ निर्यात बढ़ा, जो कि 8.7% है। कृषि क्षेत्र में नौकरियां भी बढ़ी हैं। यह भी एक दिलचस्प कहानी है। People who are working in construction sector and other non-farm activities are back to villages and relying on agricultural activities. 40 million people were employed in manufacturing sector as a whole. 40 million. Now this came down to almost half, to 21 million in April 2020, which is understandable, and that is because of the pandemic. It picked up to 30 million in 2021 February. So in February, it has recovered to 30 million. Now the latest figure of CMI, which says that it has again fallen back to 28 million in August 2021. जहां ज्यादातर सेक्टर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं अरबपतियों की संपत्ति में 35% की बढ़ोतरी हुई है। यह वह समय है जब 90 करोड़ रुपए घंटे की कमाई करते हुए मुकेश अंबानी विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने। पर इसी समय अधिकांश आबादी प्रति माह 3,000 रुपए से कम कमा रही थी। यही है असली कहानी। सरकारी कंपनियों की बिक्री जारी है। एयर इंडिया के बाद दूसरी रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेच दिया गया। नंदन फाइनेंस एंड लीजिंग ने इसे 2010 करोड़ में खरीदा। बोली लगाने वाली केवल 2 ही कंपनियां थीं। ओपेक प्लस देशों और अन्य देशों के बीच व्यापार युद्ध एक निर्णायक मुठभेड़ की ओर बढ़ रहा है। तेल की कीमतें अचानक से गिर गई, लेकिन किसी अन्य कारण की वजह से। इसका कारण ओमिक्रॉन की वजह से लॉकडाउन का डर था, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व वाले देशों ने अभी तक अपने तेल भंडार का उपयोग करने की अपनी योजना को नहीं छोड़ा है। विश्व व्यापार संगठन ने अपने व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोविड के डर से वार्षिक सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ट्रिप्स छूट के रूप में कोविड वैक्सीन पर छूट एजेंडा में थी। आधिकारिक दस्तावेजों ने खुलासा किया कि महामारी वर्ष में पेट्रोल और डीजल उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार की आय में दोगुने से अधिक बढ़ावा हुआ। यह पिछले वर्ष 1.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3.72 लाख करोड़ रुपए हो गई। राज्यों को इसमें से 20 करोड़ रुपए से कम दिए गए, संसद में सरकार ने कहा।
इस वित्तीय वर्ष तक राज्यों का कुल कर्ज जीडीपी अनुपात 31% होने की उम्मीद है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि उम्मीद से 20% की यह बढ़ोतरी बेहद चिंताजनक है और साथ ही केंद्रीय सरकार का कर्ज जीडीपी का 62% है। ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु सम्मेलन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। मीडिया के मुताबिक यह कई मोर्चों पर विफल रहा, लेकिन असली तस्वीर और ज्यादा परेशान करने वाली और ज्यादा धुंधली है। ग्लासगो में स्थिति हमेशा की तरह ही थी। सबने स्वीकार किया कि हम बहुत नाजुक स्थिति में हैं, कि अगर हम आज और अभी कार्रवाई न करें तो चीजें हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएंगी और हमें जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जलने से रोकना होगा। लेकिन आखिरकार सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुक गया, पैसा। फॉसिल फ्यूल्स से चरणबद्ध ढंग से बाहर आने में विकसित देश विकासशील देशों की उस तरह मदद नहीं कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। सभी विकसित देशों ने 2020 में हर साल $100 अरब देने का वादा किया था, लेकिन वो इससे फिर मुकर गए और अब इसे 2023 तक के लिए टाल दिया। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे औद्योगिक राष्ट्र भारी कार्बन आधारित आर्थिक विकास की वजह से आज एक ताकतवर स्थिति में हैं और यही इस संकट का मूल कारण है। इन देशों की ऐतिहासिक देनदारी की जिम्मेदारी बनती है। इस बात को माना तो गया है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। ग्लासगो लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी के नाम से जलवायु आपदा पीड़ितों के लिए एक कोष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बजाय शिखर सम्मेलन ने सैंटियागो नेटवर्क नाम के मौजूदा तंत्र की मदद करने का फैसला किया। सैंटियागो नेटवर्क नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए तकनीकी सहायता जुटाने की एक पहल है, लेकिन इसके लिए कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है और इसीलिए कोई फंड नहीं है। We are struggling each year to find money. जलवायु शिखर सम्मेलन में किसी भी देश के प्रतिनिधि मंडल से अधिक बड़े तेल और गैस कंपनियों से जुड़े लगभग 500 पैरवीकार यानी कि लॉबिस्ट थे। कोई अपने पैसे गंवाना नहीं चाहता था। विकासशील देशों ने विरोध किया। उनमें से कई ने जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की समय सीमा को अस्वीकार कर दिया। भारत ने कहा कि वो इसे 2070 तक ही कर सकता है। ये समय सीमा से 20 साल आगे की तारीख है। हर कोई जानता है कि यह आत्मघाती है और इसे दबाव की रणनीति माना जा रहा है। भारत ने चीन और अन्य देशों के समर्थन से अंतिम संकल्प में कार्बन ईंधन के फेज आउट शब्द को फेज डाउन के साथ बदल दिया। इस वजह से अंतिम दिन हंगामा हुआ। I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. $1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. तो ये हुई बात हमारा पैसा हमारे हिसाब की। उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। हमारा पैसा हमारा हिसाब सब तक पहुंचना चाहिए। आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। इसे जरूर अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।